हेलो स्टूडेंट, आज की जो हमारी नई हेडिंग है वो है कूलाम का नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम क्या काम आता है कि अगर आपको दो आवेश दिए जाएं, पहला आवेश मान लीजिए आप Q1 है और यहां से कुछ दूरी पर सपोज R दूरी पर एक आवेश और रखा हुआ है जिसका नाम है Q2। अगर दो आवेश एक सीमित दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच में एक बल लगता है। उस बल की प्रकृति का मतलब होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो ही प्रकार का बल हो सकता है। तो उस बल की प्रकृति निर्भर करती है आवेशों की प्रकृति पर। अगर दोनों आवेश सजातीय हैं, मतलब दोनों प्लस के हैं, या दोनों ही आवेश माइनस के हैं, तो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। और अगर आवेश विजातीय हैं, कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो बल आकर्षण प्रकृति का होगा। यह हमने आवेश के गुणधर्मों में पढ़ा रखा है आपको कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। तो जब दो आवेश रखे जाएं तो बल की प्रकृति बताना बहुत आसान काम है, आवेश का चिन्ह देख के आप डिसाइड कर लोगे। पर बल का परिमाण कहां से आएगा कि बल लग रहा है, उसका परिमाण कितने न्यूटन बल लग रहा है। तो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण कूलाम के नियम द्वारा दिया जाता है। तो कूलाम के नियम के बारे में एक तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यह आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान बताता है, ठीक है। दूसरी बात कि क्या कूलाम का नियम हमेशा लागू होता है। मैं चलो नोट करता हूं इस पॉइंट को। क्या कूलाम का नियम हमेशा लागू होता है क्या कि हर कंडीशन में कूलाम का नियम लगेगा? ऐसा नहीं है। कूलाम के नियम के लिए दोनों जो आवेश हैं वो स्थिर अवस्था में होने चाहिए। जैसा कि आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कह दिया था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी, तो इसमें आवेश स्थिर अवस्था में ही रहेगा। तो आवेशों जो आवेश हैं वो स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत मतलब सूक्ष्म होने चाहिए। क्यों? इसका मतलब आप कुछ देर बाद समझ जाओगे, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम पूरा अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो कूलाम का नियम क्या करता है कि किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण बतलाता है। कूलाम का नियम क्या काम आता है कि कूलाम का नियम दो स्थिर और बिंदुवत, ध्यान रखना ये कंडीशन है इसकी कि कोई पूछे कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं, तो आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? बिंदुवत। तो कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण बताता है। क्लियर है? तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए कि कूलाम का नियम क्या काम आता है या कूलाम का नियम कब लागू होता है। तो क्या पूछे कूलाम का नियम क्या काम आता है, तो आपका आंसर होगा कि ये दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान बताता है। और दूसरा क्वेश्चन कि कूलाम का नियम कब लागू होता है? जब दोनों आवेश कैसे हों? स्थिर और बिंदुवत। क्लियर है? अब बात करें कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम के अनुसार दो आवेश रखे हुए हैं, पहला Q1 है और दूसरा Q2 है। इनके बीच में जो बल लगेगा वो बल समानुपाती होगा आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। अगर मैं सीधा, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, तो वहां तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, क्योंकि द्रव्यमान नेगेटिव नहीं होता है पर आवेश पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना। तो पहले इनका परिमाण लेंगे। पहले आवेश का परिमाण Q1 हो गया, मापांक Q1, और दूसरे आवेश का परिमाण मापांक Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट बड़ा आसान है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर संयुक्त रूप से लिखा जाए इनको मिला करके तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर समानुपाती को हटाया जाए तो F बराबर, इसकी जगह कांस्टेंट आता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या आप इसको सिंपल टर्म में
मापांक ना रख करके डायरेक्ट लिख सकते हो कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। तो दो आवेशों के बीच में, दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच में लगने वाले बल का सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। रही बात K की, तो K कांस्टेंट है, इसका जो मान होता है, K का जो मान होता है वो है 9 गुणा 10 की घात 9। आपको याद करना होगा भाई आंकड़ा, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। रही बात K की यूनिट की, तो आप यहां से फटाफट निकाल सकते हो। देखो साइड में लिखता हूं कि F बराबर है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहले K का फॉर्मूला निकालें। अगर मैं बच गुना कर दूं इसका, तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 बराबर एफ आर स्क्वायर। बात करें अगर हम K की, तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो K की यूनिट होगी F। F क्या है? बल, और बल की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। R क्या है? दूरी, दूरी होती है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर इस वजह से, और कुलाम, कुलाम हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। K का मान, ये जो K का मान है ये MKS पद्धति में है, MKS पद्धति में है। और K का एक मान और होता है 1, वो है CGS पद्धति में, CGS पद्धति में। ठीक है ना। तो आपको तो बस ये मान याद कर लेना कि K बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्लियर है यहां तक। तो आप फटाफट हेड डालिए जल्दी से। हेडिंग लिखें आप, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है। इसमें लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदुवत, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान या परिमाण एक ही बात है, लगने वाले बल का मान, ये वाला है ना, आवेशों के बल का मान, कॉमा लगा देना बल के मान के बाद में, आवेशों के परिमाण के, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये डायग्राम बनाओ ये वाला, और स्क्रीन पॉज करके ये पूरा यहां तक लिख दो जल्दी से। डायग्राम बनाइए। डायग्राम के बाद F समानुपाती मापांक Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, संयुक्त रूप से लिख दीजिए। समानुपाती हटा के बराबर लगाइए तो कांस्टेंट के काम में आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला आप सीधे याद रखें कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीधे याद कर लीजिए कि अगर दो आवेश Q1 Q2 R दूरी पर रखे हों तो बल का परिमाण है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्लियर। यहां तक लिख लिया? नहीं लिखा हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। आगे लिखो, जहां K के बारे में लिख देते हैं, जहां K बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। अच्छे से याद कर लेना, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसके आगे लिखना MKS पद्धति में, एरो लगा के लिख देना MKS पद्धति में। जो K का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, ये MKS पद्धति में है। और नीचे और लिखें K बराबर 1, K बराबर 1, ये CGS पद्धति में है। K बराबर 1 CGS पद्धति में है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखें अगर हम,
हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अच्छा, कि आपको दो आवेश दिए गए हैं, देखो ध्यान से, आपको दो आवेश दिए गए हैं। पहला आवेश है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम और दूसरा आवेश है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। दो आवेश आपको दिए गए हैं, एक है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम और दूसरा है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये था, आप चाहो तो नोट कर लेना, कि यदि मैं बोल देता हूं, दो आवेश 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम परस्पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हों। दो आवेश हैं, 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम और 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हों, तो इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण, इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। स्क्रीन पॉज कर लें और ये क्वेश्चन ट्राई करें एक बार जल्दी से, जल्दी फास्ट। देखिए आंसर, भाई दो आवेश हैं, मान लीजिए कि ये आपका Q1 है, किसी एक आवेश को Q1 मान लीजिए, और ये आवेश है आपका Q2, और ये दूरी क्या है आपकी R। जब ऐसी कहानी हो कि दो आवेश Q1 Q2 R दूरी पर हो, तो बल का सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलॉम के नियम से। तो F बराबर K का M के पद्धति में मान है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 कितना है? 2 गुणा 10 की घात -7। Q2 कितना है? 3 गुणा 10 की घात -7। और बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। गलती यहां होती है, देखना ध्यान से, सेंटीमीटर तो भैया CGS पद्धति में है, और जो K का मान जमाया है वो MKS पद्धति में, कूलॉम भी MKS पद्धति में है, तो मतलब दूरी को भी आप MKS पद्धति में चेंज कीजिए। जो दूरी 30 सेंटीमीटर थी, वो 30 गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर है नीचे। तो देखो F बराबर ये हो जाएगा कितना, लिख दो एक बार तो, 9 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात -7 -14 और प्लस के 9, तो ये बचेंगे -5। नीचे देखो, ये 3 गुणा 10 की घात -1 दिखेगा आपको, ये 0 जब मैं यहां एडजस्ट कर दूंगा तो -1 रह जाएगा, और इसका स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा, मतलब 3 गुणा 10 की घात -1 गुणा 3 गुणा 10 की घात -1। 3 गुणा 3 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो F बराबर 6 इंटू 10 टू दी पावर -1 कितना हो गया? -2। ऊपर गया तो प्लस का 2 हो गया, और ऊपर -5 बैठा हुआ है, तो 10 टू दी पावर -3 न्यूटन ये बल लगेगा। अच्छा, बल आकर्षण हो गया प्रतिकर्षण, तो देखिए ये आवेश पॉजिटिव है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, मतलब प्लस का है, और ये आवेश भी किसका है? प्लस का। तो दोनों आवेश सजातीय हैं, और जब आवेश सजातीय हों तो बल प्रतिकर्षण होता है, ये भी आपको लिखना होगा, प्रतिकर्षण। मतलब इन आवेशों के बीच में 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन बल लगेगा, और वो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का। ठीक है, तो आप अपना सा चेक कर सकते हैं, अगर गलत है तो आप स्क्रीन पॉज करके जल्दी से इसका आंसर ले लीजिए। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं कूलॉम के नियम के बारे में ही। कुछ नोट देखें। नोट नंबर 1, आपने अभी पढ़ा कि भाई F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो सबको रट जाना चाहिए भाई, कि अगर दो आवेश हैं Q1 Q2, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट में धीरे धीरे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला नोट है कि F बराबर है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो यहां जो k की वैल्यू है, यहां जो k की वैल्यू है वो आपको याद हो जानी चाहिए 9 गुणा 10 की घात 9, और इसकी यूनिट आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये जो k का मान था वो MKS पद्धति में था, और k की एक वैल्यू और होती है k इज इक्वल टू 1, ये CGS पद्धति में है, जो काम नहीं आई खास आपके CGS पद्धति में। इन दोनों बातों को देख करके आपको एक चीज का एहसास हो रहा होगा कि k किस बात पर डिपेंड कर रहा है, k की वैल्यू किस बात पर डिपेंड कर रही है। तो यहां से एक बात समझ में आ रहा है, मात्रक पद्धति पर MKS पद्धति में मान कुछ और है और CGS पद्धति में मान कुछ और है। यहां तक आपको सबको याद भी है, ठीक है ना। अच्छा, नोट नंबर 2 की बात करें तो k के बारे में और पढ़ना है अभी। जो k है इसका एक मान और आता है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इस टाइप में बनता है, ई जैसा कुछ। ये आपको याद करना होगा k का मान। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, आंकिक मान दिए जाए आपको कि भाई 2 आवेश इतने हैं और दूरी इतनी है, तब तो मैं k का मान काम में लूंगा 9 गुणा 10 की घात 9। पर कुछ डेरिवेशनों में आपको माध्यम वगैरह की बात करनी होगी, तो k का एक मान और याद करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बोलना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। चर्चा करनी है हमें किसके ऊपर? एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। क्लियर? तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ध्यान रखना भाई, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू फिक्स है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। जैसे आपको k का मान याद है, k का मान आपने याद किया 9 गुणा 10 की घात 9, इसी तरीके से आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में काम आता है डायरेक्ट, 8.85 गुणा 10 की घात -12। रही बात मात्रक की, तो ध्यान से देखो, 4 कांस्टेंट है पर पाई कांस्टेंट है। इसका मतलब जो k है वो एप्सिलॉन नॉट का व्युत्क्रम है। तो जो यूनिट k की है उससे उल्टी यूनिट किसकी होगी? एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। दोबारा फोकस करते हैं। हमने पढ़ा है कि 2 आवेश Q1 Q2 r दूरी पर रखे हों तो बल लगता है F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहां K का मान है 9 गुणा 10 की घात 9। MKS में CGS में इसका मान है 1। पहला पॉइंट क्लियर है आपका। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो K का एक मान और है, अच्छे से याद कर लो, बहुत जगह काम देने वाला है। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 0 भी बोल सकते हो आप। फिर चर्चा एप्सिलॉन नॉट से स्टार्ट हुई, तो एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अच्छा, निर्वात की विद्युतशीलता है तो कोई माध्यम की विद्युतशीलता भी होगी। तो अगर इसमें से 0 हट जाए, खाली एप्सिलॉन रह जाए, तो ये बन जाती है माध्यम की विद्युतशीलता। ध्यान से देखिए, मतलब जो एप्सिलॉन है ये विद्युतशीलता है। आप तो ऐसे याद करो, एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता। अगर एप्सिलॉन में नॉट लगा हुआ है तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है, तब तो इसका मान फिक्स है 8.85 गुणा 10 की घात -12। और अगर 0 हट जाए तो ये बन जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता। इन्हीं में एक नाम और आता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। 3 तरह के एप्सिलॉन है, आप ऐसे याद करिए। एक तो है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता। एक है एप्सिलॉन, ये आपको जिस तरीके से मुझे याद है वही वैसे याद होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान है 8.85 10 की घात -12। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक है। इन तीनों में एक संबंध भी है।
कि एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। याद करने का तुक्का है। देखो इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसकी साइड में कुछ लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मान इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। कुछ भी तरीके से आप याद कर सकते हो, याद करना पड़ेगा आपको। एप्सिलॉन कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर? तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन आर निकालना चाहूं तो क्या ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? देखो निर्वात की विद्युतशीलता फिक्स है। अगर माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है तो आपको माध्यम का परावैद्युतांक देना होगा। मैं किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर का मान देकर के आपसे उस माध्यम की विद्युतशीलता पूछ सकता हूं। ये तो मुझे पता है, फिक्स है। ये दे करके मैं आपसे ये पूछ सकता हूं। और एप्सिलॉन आर होगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन को बोलते हैं किसकी? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो इन दोनों का अनुपात है माध्यम का परावैद्युतांक। तो अगर एक छोटी सी हेडिंग बनाई जाए, माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, तो क्या परिभाषा होगी इसके एप्सिलॉन आर की? कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। ध्यान से देखिए, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। दूसरी बात, अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन। कैसी राशि है? मात्रकहीन, क्योंकि ऊपर ही विद्युतशीलता है और नीचे विद्युतशीलता है। तो जो मात्रक ऊपर आएगा वही मात्रक नीचे आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है ना? अगर बात करें इसके मान की, यह आपको याद करना होगा। तो एप्सिलॉन आर का मान, 2-3 मान आप याद कर लेना। देखो एप्सिलॉन आर डिपेंड करता है माध्यम पर। किस पर डिपेंड करता है? माध्यम पर। ठीक है ना? तो एप्सिलॉन आर का मान निर्वात के लिए होता है 1। निर्वात के लिए इसका मान कितना आता है? 1। ठीक है ना? और वायु के लिए इसका मान लगभग 1 ही होता है, 1.008 होता है, पर लगभग 1 ही मान लिया गया है उसको। ठीक है ना? पानी के लिए इसका मान 81 मान लीजिए, प्रश्न में दिया जाता है वैसे तो खैर। और धातु सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है वो अनंत होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। याद रखना, धातु के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसका मान कितना आता है? अनंत। अच्छा, वो धातु ना दे करके धातु का नाम देगा, तांबा, एल्यूमिनियम, ऐसे कुछ चीजों के नाम लेगा। तो जब ऐसे नाम आए तो आप समझ जाना कि इसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है? अनंत है। क्लियर है यहां तक कहानी? तो आप फटाफट नोट कीजिए इनको जल्दी से। आप नीचे लिखें नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 में यहां से यहां तक स्क्रीन पॉज करके फटाफट लिख दें इसको। F बराबर K/Q1 बटे R स्क्वायर, K बराबर 9 गुना 10 की घात 9 MKS पद्धति में, और 1 है CGS पद्धति में। ठीक है ना? फिर K बराबर नोट नंबर 2 में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जहां एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करें तो यह है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 10 की घात -12, 0 हटा के माध्यम की, फिर माध्यम का परावैद्युतांक लिख दीजिए पूरा, यहां तक लिख दो पूरा कंप्लीट, है ना? स्क्रीन पॉज कर लेना। ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक, हेडिंग लिखें आप नेक्स्ट, इसी के अंदर माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, और माध्यम के परावैद्युतांक में लिखिए आप, देखो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। नीचे डैश लगाइए, देखो यह मात्रकहीन राशि है,
मात्रकहीन राशि है। और ये मान लिखते हैं फटाफट, एप्सिलॉन आर के मान। निर्वात के लिए 1, निर्वात बराबर 1, वायु के लिए भी लगभग बराबर 1 ही है, पानी के लिए 81 और धातुओं के लिए अनंत, धातुओं के लिए अनंत। ठीक है, चलो अब जो भी बच गया हो आप स्क्रीन पॉज कर लें और फटाफट लिख लें ना। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन के रूप में बढ़ाता हूं उसको मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है हमारा कि यदि आवेशों के मध्य माध्यम रख दिया जाए, आवेशों के मध्य माध्यम रख दिया जाए तो लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि दो आवेश हैं, उनके बीच में पहले निर्वात है, तो निर्वात में कुछ बल लग रहा है, फिर हमने उनके बीच में कोई माध्यम रख दिया तो कोई नया बल लगेगा। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि बल बढ़ेगा घटेगा या कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं क्या आंसर आता है ना। आप खुद सोच के देखें और आंसर देखें आगे। देखिए समझिए आप कि आप दो आवेश मान लीजिए, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। पहला आवेश तो Q1 है और वहां से कुछ दूरी पर, r दूरी पर एक आवेश और रखा हुआ है, क्या नाम है इसका, Q2। ठीक है ना। निर्वात में बल देखते हैं इनके बीच में। निर्वात में बल मान लीजिए F है, ठीक है ना। तो निर्वात में बल कितना होता है, दो आवेश Q1 Q2 होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। में K को चाहूं तो निर्वात में है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं भाई। निर्वात में है तो निर्वात की गतिशीलता आएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इनके बीच में माध्यम रख के देखते हैं। माध्यम में बल FM, फोर्स इन मीडियम, इसलिए ना, तो ये बन जाएगा देखो 1/4 पाई। भाई जब देखो आप निर्वात में बल देख रहे हो तो विद्युतशीलता निर्वात की है, और जब माध्यम में बल देख रहे हो तो विद्युतशीलता माध्यम की आएगी, और माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको मैंने, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। थोड़ा इसको और मॉडिफाई किया जाएगा तो क्या 1/4 पाई, अभी आपको मैंने संबंध बताया था कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यहां तक कहानी समझ में आई कि दो आवेश है मेरे पास Q1 Q2। जब मैंने निर्वात में बल देखा तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता आ गई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब मैं माध्यम में बल देख रहा हूं तो ये माध्यम की विद्युतशीलता आ गई। अब आप ऐसा करिए, कई तरीके हैं करने के। समीकरण 2 में भाग दीजिए समीकरण नंबर 1 का, तो LHS में LHS का भाग जाएगा और RHS में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इधर RHS है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो यह बचेगा क्या, FM अपॉन F बराबर 1 एप्सिलॉन R। क्लियर। तो जो FM निकल के आया वो निकल के आएगा F अपॉन एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। अरे अरे आवाज नहीं। F क्या है यहां पर, F है यहां पर निर्वात में बल,
और एफ एम है यहां माध्यम में बल, और एप्सिलॉन आर क्या है, परावर्तांक। तो याद कर लीजिए इसको, एफ एम बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। अब बढ़ा कि घटा, हमें तो आंसर ये चाहिए था कि अगर दो आवेशों के बीच में माध्यम रख दें तो लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो ध्यान से देखिए कि जो एप्सिलॉन आर है वो हमेशा एक से बड़ा होता है भाई, निर्वात के लिए तो इसका मान एक होता है, बाकी अन्य सभी माध्यमों में तो इसका मान एक से बड़ा होता है। तो जब एप्सिलॉन आर एक से बड़ा है, अब आप सोचो कि आपने एफ में एक से बड़ी चीज का भाग दिया तब एफ एम आया, इसका मतलब एफ एम छोटा होगा किससे, एफ से। तो याद रखना कि जब दो आवेश के बीच में कोई भी माध्यम हो, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कैसा भी माध्यम रख दूं तो बल कितना क्या होगा, कम, बल क्या होगा, कम। और यदि धातु रख दूं, यदि क्या रख दें हम, धातु, क्या धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत आता है? तो यहां एप्सिलॉन आर का मान अनंत जमा के देखिए, तो एफ एम बराबर एफ बटे अनंत, और अनंत का भाग देने पर आंसर कितना आता है, 0। तो कॉन्सेप्ट ये बनकर तैयार होता है कि जब दो आवेशों के बीच में माध्यम रखा जाता है तो लगने वाला बल घट जाता है, बल कम हो जाता है, ठीक है। और अगर उनके बीच में धातु रख दी जाए, धातु नाम लेगा, तांबा रख दिया गया है, एल्यूमिनियम रख दिया गया है, तो बल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? जल्दी से आप नोट करें बराबर, स्क्रीन पॉज करो और ये लिख लीजिए ना, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे बढ़े। अब कूलाम के नियम पर आधारित हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस देखिए कुछ, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, आप चाहो तो साथ में नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है कि दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। दो समान मतलब दोनों प्लस के मानो या दोनों माइनस के मानो, और बराबर आवेश हैं, उनको 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण कार्य करता है, कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो, प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला कि दो एक समान आवेश हैं। आप ट्राई करें एक बार जल्दी से, आप स्क्रीन पॉज करके और ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार, ट्राई जरूर करें भाई। देखो ये अच्छा है, आप उसको अगर एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, आपने ट्राई कर लिया होगा, जो भी आंसर आया अपने पास रखें। सोचें, पहले सवाल पढ़ें आराम से कि दो एक समान, एक समान का मतलब है एक जैसे, दोनों प्लस प्लस के या दोनों माइनस माइनस के, कैसे मान सकते हो आप। बराबर आवेश, परिमाण भी कैसा है उनका, बराबर, एक का क्यू है तो दूसरे का भी कितना है, क्यू, को 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। अगर मैं इसे एक चित्र में डिजाइन करना चाहूं तो ये देखिए भैया, मान लो कि ये आवेश क्यू मान लिया मैंने, तो ये आवेश भी कितना होगा, क्यू, और इनके बीच की दूरी होगी 3 मीटर। क्लियर है? तो उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बल दिया हुआ है, एफ का मान आपको दिया हुआ है 1.6 न्यूटन, 1.6 न्यूटन। तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो, क्यू का मान आपको ज्ञात करना है भाई। वो तो एक जैसे बराबर आएगा ना जितना भी आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, उसे लिखिए कि एफ बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? सारे आंकड़े इसमें जमाओ, देख क्या निकल के आता है।
एफ बल का मान है 1.6 न्यूटन, तो एफ की जगह तो आ जाएगा आपका 1.6, के की जगह निकल के आएगा 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। और Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है, तो Q गुणा Q हो जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन दूरी R, R कितना है 3 मीटर, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 9 ने 9 को कैंसिल कर दिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, 10 की घात 9 को मैं नीचे ले गया और फिर ऊपर लेके आया, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा कि Q स्क्वायर बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -9। विचार कर लो थोड़ा सा, 10 की घात 9 है तो नीचे गया 10 की घात 9 और ऊपर आएगा 10 की घात -9, 1.6 है ही है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -9। आप इस चीज को 16 गुणा 10 की घात -10 लिख सकते हो। विचार करिए, 1.6 को मैंने 16 गुणा 10 की घात -1 लिखा, और माइनस का 1 और -9 कितना हो गया, -10। वर्गमूल लिया जाए तो Q बराबर आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात -5 कूलम। ये भी आंसर है, पर ध्यान से देखें तो ये माइक्रो बन सकता है। कैसे? अगर यहां 10 की घात -6 हो, मतलब 10 की घात -1 बढ़ाऊं तो एक 0 बढ़ानी होगी मुझे। क्या इसी चीज को मैं 40 गुणा 10 की घात -6 लिख सकता हूं? ठीक है, तो Q बराबर कितना आ गया 40, 10 की घात -6 कितना बन जाएगा, माइक्रो कूलम। दोनों आवेशों के परिमाण कितने हैं भैया, 40 माइक्रो कूलम। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? दो समान आवेश थे Q और Q, बराबर परिमाण है, दूरी कितनी है 3 मीटर, बल 1.6 न्यूटन है, आवेश का मान ज्ञात करना है। F बराबर K Q1 Q2 बटे R², सारे आंकड़े जमाए, सॉल्व किया और आपका ये आंसर आ गया। क्लियर? स्क्रीन पॉज करें और फटाफट लिख देंगे जल्दी से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य बल F है। कोई दो आवेश हैं जिनके बीच में बल कितना है F, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए, पहले कोई दूरी R रही होगी, फिर उसको 3 गुना यानी कि 3R कर दिया जाए, तो नवीन अवस्था में बल कितना होगा। अगर पहले बल F है तो नया बल कितना होगा, उसका मान हमें निकालना है। ठीक है ना? आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और ये क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो। दो आवेशों के बीच में बल F है, अगर उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो नई अवस्था में बल कितना होगा। आंसर F के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं आंसर। देखो, मान लीजिए कि यहां कोई आवेश है Q1। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान से देखना है ना। और यहां से कुछ यानी कि R दूरी पर एक आवेश है Q2। दो आवेश Q1 और Q2 R दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर है? इनके बीच में बल कितना है F, बल कितना है F, मतलब F बराबर कितना आने वाला है K Q1 Q2 अपॉन R², समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहां तक? दूसरी स्थिति क्या कह रही है, जो जो चेंज करवाया है उसके हिसाब से नया डायग्राम सेट कर लो आप चाहो तो। आवेशों में कोई चेंज नहीं करवाया है, वो चाहता तो बोल सकता था कि आवेशों के परिमाण दुगने कर दिए गए हैं, आधे कर दिए गए हैं, 3 गुने कर दिए गए हैं, तो उसी हिसाब से मैं चेंज करता। फिलहाल आवेशों में कोई बदलाव नहीं है, तो ये Q1 है और ये Q2 है। सिर्फ बदलाव है तो किसमें, दूरी में 3 गुना कर दिया गया है। पहले दूरी R थी, अब वो दूरी 3R हो गई है। तो नई स्थिति में जो बल होगा F डैश मान लीजिए, वो कितना होगा आपके हिसाब से, K Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर। अब दूरी कितनी है 3R, तो यहां आएगा 3R का स्क्वायर, यानी कि F डैश निकल के आया K Q1 Q2 अपॉन 9R²। समीकरण नंबर 1 से अगर ध्यान से देखें तो क्या इस वैल्यू की वैल्यू, इस चीज की वैल्यू F है, तो निकल के आया कि F डैश बराबर F बटे 9। नीचे आंसर लिखेंगे कि नई स्थिति में बल पहले की तुलना में 1/9 गुना हो जाता है। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके आप जल्दी से नोट कर लें इसको। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखिए कि दो आवेशों के मध्य बल F है। कोई दो आवेश हैं, वही Q1 Q2 मान लीजिए, उनके बीच में बल कितना है F। इनके मध्य की दूरी को कितना बदला जाए, मान लो पहली दूरी R थी,
तो अब नई दूरी क्या हो, कितना बदला जाए कि लगने वाला बल 2F दोगुना हो जाए और F/4 का मतलब है 1/4 हो जाए। अब ट्राई करिए, दो आवेश मान लीजिए Q1 Q2 और दूरी मान लीजिए R, नई दूरी को R' मान लीजिए, तो R' के टर्म में यहां कितनी होगी और यहां कितनी होगी, इस तरीके के दो आंसर आपके आने चाहिए। स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई करें, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं ना, आप स्क्रीन पॉज कर लिया करें ट्राई करते समय, उससे आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से देखना, यहां मान लीजिए कि दो आवेश हैं आपके पास में, पहला Q1 है और दूसरा Q2 है, बीच की दूरी कितनी है R। इसने कहा है भाई बल F है, तो हमारे हिसाब से जो F निकल के आया वो आया KQ1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है। अब पहला सवाल देखिए, पहले सवाल में बोल रहा है कि बल कितना हो जाए 2F, कितना हो जाए 2F। मान लो दूरी R' है, कि माना नई दूरी R' है, ठीक है, तो नया बल कितना है 2F है ना, ये कितना आएगा KQ1 Q2 अपॉन दूरी क्या है R' का स्क्वायर। सही है। और आप यहां इसमें F की वैल्यू जमा सकते हो, क्योंकि F तो आपका फिक्सन है, कितना आया था पहले, तो 2 और F की जगह कितना आएगा KQ1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R' का स्क्वायर। दो KQ1 Q2 अपॉन R² से R² नहीं जाएगा भाई, KQ1 Q2 से KQ1 Q2 कट जाएगा, ठीक है, दोनों को उल्टा करके लिख दे जो बच गया उसको, ये R' ऊपर जाएगा तो ये बचेगा, देखो R' का स्क्वायर बराबर यहां नीचे आपका R² है, R²/2, तो यहां से जो R' निकल के आएगा वो आएगा R/√2। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर बल 2F करना है, अगर बल 2F करना है तो दूरी को 1/√2 गुना करना होगा, मतलब नई दूरी हो जाएगी R/√2। इसी तरीके से अपन सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखना कैसे आएगा कि अब नया बल कितना है, F/4 है, और हमारे हिसाब से नया बल हो गया KQ1 Q2, क्योंकि आवेश तो बदले ही नहीं है ना, खाली दूरी बदली है, R' का स्क्वायर। बस वापस से F का मान जमा दीजिए, 1/4 तो यही है, और KQ1 Q2 अपॉन R², ये KQ1 Q2 अपॉन R' का स्क्वायर, KQ1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, उल्टा करके देखें तो R' का स्क्वायर बराबर 4R², वर्गमूल लें तो 2R, मतलब दूरी को अगर दुगना कर देंगे तो बल 1/4 हो जाएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहले हमने दूरी को बदला, उसके हिसाब से बल में परिवर्तन पूछा, और इसका उल्टा क्वेश्चन बल में परिवर्तन दिया हुआ है और दूरी में परिवर्तन पूछा है, तो चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन दे दे हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके जल्दी से नोट कर लें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि दो आवेश हैं, एक तो है +9e और दूसरा आवेश है +e, ये परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, ठीक है ना। अब इनके मध्य कोई हमें अन्य आवेश रखना है q, इसे कहां रखें कि वह साम्य में हो। साम्य का मतलब कि उस पर नेट बल, परिणामी बल 0 लग रहा हो। ध्यान से देखना, ऐसे अज्यूम करिए कि वही आप वापस से स्क्रीन पॉज करके चाहे तो आप ट्राई करें एक बार ढंग से। हमारे पास एक आवेश तो है +9e, ठीक है जी, और दूसरा आवेश है हमारे पास में +e, और ये दोनों रखे हुए हैं 16 सेंटीमीटर दूरी पर। दो आवेश है +9e और +e 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। अब कह रहा है कि स्मॉल, चलो इसको बाद में लिख देंगे, स्मॉल q कहां रखूं कि वो साम्य में हो। तो भैया स्मॉल q ले, हमने यहां रख दिया कहीं। सपोज ये दूरी है x, ठीक है, तो ये जो बची हुई दूरी है ये हो जाएगी 16 - x, क्योंकि टोटल दूरी 16 सेंटीमीटर थी ना। मान लो हमने x दूरी पर रखा है
तो दूसरी बची हुई दूरी अपने आप 16 माइनस एक्स हो जाएगी। अच्छा, तो परिणामी बल 0 तब होगा इस पर जब 9e के कारण लगने वाला बल और इस e के कारण लगने वाला बल परिमाण में बराबर हो जाए। जरा विचार करें कि ये प्लस का है, ये भी मान लीजिए प्लस का एक तरीके से, तो ये इस पर इधर धक्का मार रहा है और ये इस पर इधर धक्का मारेगा, तो दोनों का धक्का बराबर होगा तभी तो सामने में होगा। तो नेट फोर्स कब 0 होगा? अगर नाम देना चाहूं, इसको मान लो A और इसको मान लो B, इसको मान लो O, तो साम्य के लिए O पर A के कारण बल, पता है ना कैसे लिखते हैं इस चीज को, और O पर B के कारण बल बराबर होने चाहिए। अब हो गया क्वेश्चन। OA का फोर्स देख लीजिए, Q1 मान लो 9e, अरे आवाज मेरे, और Q2 मान लीजिए आप Q, और दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है x, तो x स्क्वायर बराबर KEQ 16 माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है? देखो K ने K को कैंसिल किया, Q ने Q को कैंसिल किया, E ने E को कैंसिल किया। अगर वज्रगुणा करके देखा जाए तो वज्रगुणा कितना निकल के आएगा? ट्राई करिए, देखो इधर से तो आएगा एक्स स्क्वायर और यहां से निकल के आएगा 9 और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। वर्गमूल लिया जाए तो ये बन गया x, 9 का हो जाएगा 3 और यहां 16 माइनस एक्स। अगर ब्रैकेट खोले हम तो x बराबर 48 माइनस 3x, 3 को इधर लेके आऊं तो 4x बराबर 48, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा था ये। अच्छा, यहां सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी वो देखते हैं आप। क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो यहां भी 10⁻² आएगा और यहां भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में मीटर सेंटीमीटर की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आंसर आया है हमारा कि स्मॉल q आवेश साम्य में रहे, इसके लिए हमें इस आवेश को दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेश कौन कौन से, 9e और e, इन दोनों आवेशों के मध्य 9e वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। मतलब यहां से जो दूरी आएगी, ये वाली जो दूरी निकल के आएगी, ये 12 सेंटीमीटर है और ये बची कुछ ही 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दो आंसर हो सकते हैं कि 9e से 12 सेंटीमीटर दूर या e से 4 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है? चलो स्क्रीन पॉज करके लिखो। हाँ, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए कि दो समान गोले हैं, समान गोले का मतलब है उनकी त्रिज्याएं बराबर है, ध्यान रखना, जिन पर विपरीत और असमान आवेश है, कुछ डिफरेंट आवेश रहा होगा, हो सकता है चिन्ह भी अलग हो, वैल्यू भी अलग हो। उन्हें 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दो अलग अलग समान गोले हैं R त्रिज्या के, कुछ भी डिफरेंट आवेश रहा होगा, दूरी 90 सेंटीमीटर है। इनको परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें। दोनों गोलों को स्पर्श करवाया और स्पर्श करवा के अलग किया। अब आप समझ गए होंगे कि जब दोनों गोलों को स्पर्श करवा के अलग करेंगे तो उनका जो अंतिम आवेश होगा वो बराबर होगा। आप याद करो, मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि चालकों में आवेश का बंटवारा त्रिज्या के अनुपात में होता है। मान लीजिए कि एक पर आवेश है -10 कूलाम और एक पर आवेश है +20 कूलाम, चिन्ह भी अलग है और मान भी अलग है। तो -10 और +20 को पास में लाऊंगा तो कुल आवेश होगा +10, और जब दूर हटाऊंगा तो त्रिज्या बराबर होने के कारण बराबर बटेगा ना 5-5 कूलाम। मेरा कहने का मतलब यह है कि अंतिम स्थिति में, जैसे मान लीजिए अंतिम स्थिति में जो आवेश होंगे वो बराबर होंगे। मतलब यहां अगर Q मानते हो तो यहां भी कितना होगा Q। ये पूरा जो सिस्टम है इसने सीधे शब्दों में ना देकर उसने उस पॉइंट का यूज करवाया है कि दो गोले थे जिन पर अलग अलग चिन्ह के अलग अलग मान के आवेश हैं, आपने स्पर्श करवा के और फिर दूर ले गई तो अंतिम आवेश बराबर होंगे, आप याद रखना। और अब बीच की दूरी कितनी हुई है? 90 सेंटीमीटर। और जो बल दिया हुआ है
0.025 न्यूटन। तो अंतिम आवेश कितना होगा, आपको क्यू का मान निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, बिल्कुल सेम इसी कॉपी है। अब तो कैसे, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F का मान दिया हुआ है 0.025, के है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 और Q2 दोनों Q तो Q स्क्वायर, और दूरी 90 सेंटीमीटर, 9 गुणा 10 की घात -1 मीटर। स्क्वायर की वजह से 2 बार लिख दे रहा हूं। 9 ने 9 को कैंसिल कर दिया, बटे में 1 मान लीजिए। अगर इसका वजगुना किया जाए तो यहां से निकल के आएगा 10 की घात 9 Q स्क्वायर, और इसका गुणा किया जाए तो ये बन जाएगा 9 गुणा 25 गुणा 10 की घात, देखो -3 तो यहां से आ गए, और -4 -5, तो Q स्क्वायर निकल के आएगा 9 गुणा 25 गुणा 10 की घात। 9 नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा तो -9 और जो -5 हैं, -9 और -5 कितने हो जाएंगे, -14। ठीक है, वर्गमूल अगर लूंगा इनका तो Q बराबर 9 का तो हो जाएगा 3, 25 का 5, 10 की घात -7 कूलाम। तो Q बराबर आ गया 15 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। इसको चाहो तो 1.5 10 की घात -6 कूलाम, यानी कि आप लिख सकते हो 1.5 माइक्रो कूलाम। तो जो नए आवेश होंगे स्पर्श कराने के बाद में, वो उन दोनों के ऊपर 1.5 माइक्रो कूलाम होंगे। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो काफी मैटर है आज के लेक्चर में, आप इन क्वेश्चनों को वापस से एक बार ट्राई करके देखें, है ना। तो यहां पर हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। उम्मीद है आपको कुछ अब समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। तो इसमें आप कंटिन्यू बनाए रखें, है ना। ठीक है, और लापरवाही ना बरतें। जो भी लेक्चर हो उसे पूरा देखा करें, बिल्कुल शांत कमरे में बैठ करके, और जैसा टीचर आपको गाइड करे उसी तरीके से काम करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।